नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, यूपीजीडीसी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आप सभी से कुल 25 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आगे इसमें अभी लगभग 25 प्रश्न और बचे हुए हैं, लेकिन कम्युनिटी सेक्शन में हमने आप सभी के लिए एक सूचना दी थी कि इन प्रश्नों के समानांतर हम गद्य भाग पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी सही दिशा में चले और एक से अधिक पोर्शन को हम कवर कर पाए। तो प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 के बीच में गद्य विधाओं को लेकर हम बातचीत करेंगे, अन्य गद्य विधाओं को लेकर बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के साथ साथ जो गद्य साहित्य का इतिहास है वो भी समानांतर आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो नए विद्यार्थी होंगे उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमने अभी 25 प्रश्नों पर बातचीत की थी, तो अचानक 51 नंबर प्रश्न पर कैसे बातचीत कर रहे हैं। आप सभी को इसकी सूचना हमने पहले दी थी। यदि आपने अपनी कॉपी बनानी शुरू कर दी हो तो कॉपी को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 1 से 50 तक हिंदी साहित्य का इतिहास और 51 से लेकर 100 के बीच में गद्य साहित्य का इतिहास, और जो भी आपके पाठ्यक्रम में अन्य पोर्शन लगे हुए हैं उनके दृष्टिकोण से अपने पेजों को डिवाइड कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने एक बेस बनाया और बेस बन गया हमारे 25 क्वेश्चन का। इस सीरीज को तो हम आगे बढ़ाएंगे, इन प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ में बीच बीच में गद्य साहित्य का इतिहास भी पढ़ाएंगे, ताकि अगर आप एग्जाम में जाएं तो दोनों पोर्शन को अच्छे से कवर करके जाएं। आपका पद्य भी उतना ही महत्वपूर्ण हो और गद्य भी उसी तन्मयता के साथ कंप्लीट हो। ठीक, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, घबराना नहीं आपको। हम शुरुआत करने जा रहे हैं अन्य गद्य विधाओं से। ठीक है, आप देखेंगे कि लगभग सभी परीक्षाओं में अन्य गद्य विधाओं का बड़ा रोल है। यहां से हमेशा सवाल बनते रहे हैं। इस बार जब आप लिखित एग्जाम में जाएंगे तो अन्य गद्य विधाओं से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम बातचीत करेंगे अन्य गद्य विधाओं के परिचय को लेकर, प्रमुख जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनकी विशेषताओं को लेकर, आपस में जो गद्य विधाओं के बीच में अंतर है, जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, डायरी, रिपोर्टाज, इन सभी के अंतरों को भी स्पष्ट करते हुए हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, हमने इसको प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है। आप भी अपने कॉपी में डिवाइड करके लिख लीजिएगा बीच में से। ठीक, आज का जो प्रश्न है, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का परिचय देते हुए रेखा चित्र की विशेषताओं को लिखिए। ये प्रश्न अगर 50 शब्दों में, 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि वर्तमान काल को साहित्य की दृष्टि से गद्य काल की संज्ञा प्राप्त है। इसका कारण इस युग में विविध गद्य रूपों का प्रचुर विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया है। गद्य में अगर मुख्य गद्य विधाओं की बात करें तो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विधाएं मुख्य विधाएं, गद्य विधाएं मानी गई। इनके अतिरिक्त गद्य लेखन को लेकर अन्य गद्य विधाओं का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी गद्य लेखन हुए उनको अन्य गद्य विधाओं का नाम दिया गया है, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र और यात्रा वृत्तांत जैसे जो भी लेखन हुए हैं। लेखन तो गद्य में ही है, लेकिन इनको हम साहित्य में अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि मुख्य गद्य विधाओं का नाम बताइए या फिर अन्य गद्य विधाओं का नाम बताइए, दोनों में क्या अंतर है, तो आप इसी तरीके से बताएंगे कि अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से देखें
तो उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया हुआ था। और जब भी गद्य की बात की जाती है तो दो तरीके का गद्य आता है, मुख्य गद्य और अन्य गद्य। मुख्य गद्य में आपने देखा नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। अगर अन्य गद्य विधाओं के बारे में बात करें तो जिन 8 गद्य विधाओं का हमने नाम लिया वो सभी अन्य गद्य विधाओं में शामिल है और इन सभी में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। उस अंतर को आधार बनाते हुए भी प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे आज रेखा चित्र के ऊपर। फिर आप हेडिंग देंगे रेखा चित्र। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का समानार्थी है। इसका स्थान चित्रकला में मान्य था, वहीं से इस शब्द को लेकर साहित्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित किया गया। तो पहली 3 लाइनों में आपने रेखा चित्र का एक तरीके से परिचय दिया कि आखिरकार जो रेखा चित्र है, नाम से ही लग रहा है दो चीजें, ऐसा चित्र जो कि रेखाओं से बना। चित्र तो कई बार हम बनाते हैं जिसमें खूब रंग का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब बचपन में एक विषय पढ़ा करते थे कला, जिसको कि चित्रकला भी कहा जाता था। कभी आम बनाते थे, कभी साड़ी का किनारा बनाते थे। काफी मतलब वो चर्चित उस जमाने के प्रश्न हुआ करते थे कि साड़ी का किनारा बनाइए, आम बनाइए, तोता बना दीजिए। ठीक, लेकिन ये चित्रकला से ही जुड़ा हुआ शब्द है रेखा चित्र। इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि ऐसा चित्र जो रेखाओं द्वारा बनाया गया, रेखाओं द्वारा बनाया गया हो, उसको हम रेखा चित्र कह सकते हैं। जैसे महिलाओं का चित्र बनाना होता तो इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, और पूरा ऐसे बाल नीचे हो जाता है। तो बहुत सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से स्केच भी करते होंगे। बहुत अच्छी कलाकृति के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से कई लोगों का फोटो भी बना देते हैं। बहुत सारे बच्चों के बीच में एक कला होती है। तो रेखा चित्र शब्द जो है वो अंग्रेजी के स्केच से बना हुआ। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि स्केच किस भाषा का शब्द है या फिर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो तुरंत आप बता देंगे कि रेखा चित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, अंग्रेजी का शब्द है। इसका संबंध अगर पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो चित्रकला से रहा है, ठीक है, और वहीं से साहित्य में इसको लिया गया है। मतलब साहित्यकार की रचनाओं को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि सामने पूरा किसी की आकृति उभर कर आ रही है, किसी का रेखा चित्र बन रहा है। जैसे कोई बोले रामचंद्र शुक्ल की मूछें, आप बहुत सारे फोटो को देखे होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि घनी मूछें हो, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की मूछें, तो रेखा एक बन जा रही होगी। और ढेर सारी चीजें आप अपने दिमाग में रेखा चित्र के माध्यम से ला सकते हैं। एक तरीके से वो अपने दिमाग में अंकित होता है। तो वहीं से साहित्यकारों ने लिया है। आगे आप लिखेंगे कि जैसे चित्रकार रेखा चित्रों में केवल टेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाओं का उपयोग करता है, वह इन्हीं रेखाओं में चित्रांकन करता है। इन चित्रों में वह रंग नहीं भरता। अपने रंग विहीन रूप में भी ये रेखा चित्र बड़े ही मोहक और व्यंजक होते हैं। इस चीज को भी देखिए कि जैसे कोई चित्रकार है, एम.एफ. हुसैन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने माधुरी दीक्षित का चित्र बनाया हुआ था, और तमाम रेखा चित्रकारों का नाम आपने सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, आड़ी तिरछी जो भी बनाते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग भी इस तरीके से बना देते हैं, तो ये बन गए किसी मनुष्य का, ठीक है। तो आपके सामने एक बिंब, एक अंकन उपस्थित हो रहा है, ठीक है, चित्रांकन। तो वो जो रेखा चित्रकार होता है, जो चित्रकार होता है, वह अपने रेखाओं में कोई रंग नहीं भरता है, वो एक ही कलर की होती है, ठीक है। खासतौर से आप देखेंगे कि जो स्केच या फिर पेंसिल का कलर होता है उसी से वो बनाते हैं, कोई न कोई रेखा उभर कर आती है। रंग विहीन यानी कि कलरफुल होने के बिना भी अब वो रेखा चित्र लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। एक तो होती है पेंटिंग और एक है सिर्फ स्केच, ठीक है। उसी तरीके से साहित्यकार शब्द रेखाओं द्वारा, साहित्यकारों की रेखा क्या है, शब्द रेखाओं द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्र पाठकीय चेतना के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी अपने शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि किसी की आकृति बनती हुई नजर आएगी।
चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। और जो पाठकीय चेतना है, यानी कि पाठक को भी उस आकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पता चला कि पाठक उस आकृति को कभी देखा ही नहीं। मान लीजिए कोई आप पढ़ रहे हैं, जैसे एक आप उपन्यास पढ़ेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसमें एक हाथी का जिक्र किया गया है उसके कलर को लेकर। तो आप जब हाथी देखे रहेंगे तभी आपके दिमाग में वो अंकन होगा, यानी कि पाठकों के बीच में भी वो चेतना होनी चाहिए। जिस चीज को साहित्यकार शब्द रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा है, उस चित्र को समझने के लिए पाठकीय चेतना भी होनी चाहिए। तब उसके इस शब्द चित्र को साहित्यिक दृष्टि से रेखा चित्र की संज्ञा प्राप्त होती है। यानी कि जब वो पूरा शब्दों के माध्यम से रेखा खींचता है और शब्द चित्र बनते जाते हैं, तो उसी को हम रेखा चित्र भी कहते हैं। और यूजीसी नेट के सिलेबस में आपने देखा होगा कि माटी की मूर्तें जो रचना लगी हुई है, उसको खुद रामवृक्ष बेनीपुरी ने शब्द चित्र नाम दिया है। यानी कि रेखा चित्र का एक दूसरा नाम क्या है? शब्द चित्र है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से न सिर्फ आपका सब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, बल्कि ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, और साथ में आपका भूला भटका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अन्य गद्य विधाओं से प्राय इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को यह पता होता है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत बढ़िया से पढ़कर आया होगा, लेकिन अन्य गद्य विधाओं में इसको फंसाया जा सकता है, या तो फिर हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाने लगते हैं। यही दो पोर्शन है जो इंटरव्यू में काफी परेशान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एकेडमी से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो रेखा चित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। रेखा चित्र स्केच का समानार्थी है। इसका संबंध चित्रकला से है। जैसे कोई चित्रकार रेखाओं के माध्यम से चित्रांकन करता है, बिना उसमें कोई रंग डाले ही अपने तरफ दर्शकों को आकर्षित करता है, उसी तरीके से जो साहित्यकार है अपने शब्दों के माध्यम से चित्र का निर्माण करता है, और उसी को हम शब्द चित्र या फिर रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि रेखा चित्र वर्णन प्रधान संस्मरण है। अब आप देख रहे हैं, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि इन विधाओं को लेकर बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है कि किसको रेखा चित्र कहा जाए, किसको संस्मरण कहा जाए। कई जगहों पर देखेंगे आप कि किसी रचना को रेखा चित्र माना गया है, किसी को संस्मरण मान दिया गया है। तो तमाम जो सीधे साधे विद्यार्थी हैं, अब वो परेशान होने लगते हैं कि फलाना किताब में मैंने ये पढ़ा था, ढेकाना किताब में ये पढ़ा था, क्या इसका सही उत्तर होगा? इसको लेके विद्यार्थी परेशान होते हैं। लेकिन आज वो समझेंगे कि इन गद्य विधाओं में आपस में भी बड़ा अंतर्विरोध है कि इसमें कैसे अंतर किया जाए। इसमें बहुत ही पतली रेखा खींची जा सकती है। कहा गया कि रेखा चित्र वर्णन प्रधान संस्मरण है, यानी कि जब कोई किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह को जब शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, तो कहीं न कहीं वो वर्णन करते हुए उसको याद किए रहता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं संस्मरण का भी पुट थोड़ा बहुत रेखा चित्र में दिखाई पड़ता है। लेकिन अंतर कैसे, थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे। किंतु इनकी चित्रात्मकता इन्हें संस्मरण से अलग कर देती है। रेखा चित्र और संस्मरण में जो अलग करने वाला तत्व है वो क्या है? चित्रात्मकता। संस्मरण में चित्रात्मकता नहीं होती है, बस उसमें यादें होती हैं। लेकिन रेखा चित्र में क्या है? चित्रात्मकता है। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोई एक अंतर बताइए जो रेखा चित्र और संस्मरण को अलग करता हो, तो क्या है? चित्रात्मकता। तो इस चीज को बिल्कुल आप समझ गए होंगे। रेखा चित्र में भी कहानी की ही भांति चरित्र का उद्घाटन होता है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें चरित्र योजना होती है, तमाम कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही रेखा चित्र में भी चरित्र का उद्घाटन होता है। लेकिन अंतर है, यहां पर कहानी के पात्र कल्पित होते हैं। कहानीकार जब अपनी कहानी लिखता है तो उसमें जिन पात्रों को समावेशित करता है वो लगभग कल्पित होते हैं, उस कहानीकार द्वारा पैदा किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। और रेखा चित्र के जो चरित्र हैं वो वास्तविक होते हैं। जैसे कोई किसी पशु पर लिख दिया, किसी व्यक्ति पर लिख दिया, किसी जगह पर लिख दिया, तो वो वास्तविकता से जुड़ी रहती है।
ठीक है, तो ये देख रहे हैं छोटा छोटा अंतर कि रेखा चित्र में संस्मरण का भी थोड़ा सा पुट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चित्रात्मकता की वजह से दोनों में अंतर है। रेखा चित्र में कहानी का भी थोड़ा सा पुट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों के चरित्र में अंतर है। जहां कहानी में चरित्र काल्पनिक होते हैं, वहीं रेखा चित्र में वास्तविक होते हैं। अगर इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को इंटरव्यूअर के सामने रखेंगे या फिर अपने उत्तर लेखन में उसको प्रस्तुत करेंगे, तो कौन भला ऐसा एग्जामिनर होगा जो आपको अच्छा नंबर नहीं देगा? बिल्कुल अच्छा नंबर देगा। फिर अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि हिंदी के रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार कृतियों में महादेवी वर्मा ने तथा माटी की मूर्तें में राम वृक्ष बेनीपुरी ने सुंदर रेखा चित्र लिखे हैं। आप देख रहे हैं इन रचनाओं के शीर्षकों में भी कुछ न कुछ ऐसा शब्द लगा हुआ है जो कि संकेतित करता है कि किस विधा की रचना हो सकती है। जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। जिस अंतर को हमने आप सभी को ऊपर बताया कि रेखा चित्र में संस्मरण का भी हल्का सा प्रवेश होता है, उसका पुट दिखाई पड़ता है, उसका लक्षण दिखाई पड़ता है, लेकिन चित्रात्मकता की वजह से रेखा चित्र और संस्मरण अलग अलग है। महादेवी वर्मा ने लिखा स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, कौन कौन पशु पक्षी उसमें रहे हैं, ठीक है, और माटी की मूर्तें जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा का नाम मुख्य तौर पर रेखा चित्रकारों के संदर्भ में लिया जाता है। मान लीजिए आपने सब कुछ आंसर अच्छे से लिखा, लेकिन इन्हीं दोनों का नाम नहीं लिखा, तो इससे पता चलेगा कि आप केवल भुलवा रहे थे या फिर पेज भर रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश होती है कि अपने उत्तर में उन तथ्यों को जरूर शामिल कीजिए जिनको कि जरूरी रूप से शामिल करना होता है, उनको आपको भूलना नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है कि हमारे तमाम विद्यार्थी होंगे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बहाने वो अपने ज्ञान के साथ साथ संतुलन को भी विकसित कर पाएंगे कि किस प्रश्न में किस क्या क्या लिखना है। यही हमारा उद्देश्य है। मुझे अपनी विद्वत्ता को यहाँ पर बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करना है। जो सामान्य तौर पर ऐसे विद्यार्थी जिनके गॉडफादर नहीं है, वो मेहनत करके ही नौकरी पा सकते हैं, वो हमारी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, हमारी अनुभूतियों से मेल खाते हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता से जुड़ते हैं, तभी तो हमसे जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर मैं ही बहुत बड़े किसी विश्वविद्यालय में रहता तो शायद ये तन्मयता उतनी नहीं रहती। लेकिन आप सभी की दुआओं और एक तरीके से आशीर्वादों की हमें भी जरूरत है कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर विकसित कर रहे हैं जो कि किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर आप कोई पेड कोर्स चलाते हैं क्या? मैं आप लोगों को बांधना नहीं चाहता हूं और अपने भी बंधना नहीं चाहता हूं, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जुझारू तरीके से आपके साथ बना रहना चाहता हूं। यही चीज है और हमारी यही आप सभी से एक गुजारिश है, इस चैनल को हर घर तक पहुंचा दीजिए जहां पर हिंदी के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बातों ही बातों में आप सभी ने रेखा चित्र की जो प्रमुख चीजें हैं उसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं, कुल 4 विशेषताएं यहां पर दी गई हैं। पहली विशेषता है लेखकीय प्रतिभा का सूक्ष्म निरीक्षण का उपयोग होता है। यानी रेखा चित्र वही लिख सकता है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह या स्थान को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा हो, बारीक तरीके से देखा होगा, वही उसका शब्द के माध्यम से चित्रांकन कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को देखा ही नहीं, तो फिर कैसे उसका वो मूल्यांकन कर पाएगा या फिर उसको प्रस्तुत कर पाएगा? यानी कि अगर आपको रेखा चित्र लिखना है तो सूक्ष्म निरीक्षण आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि गति की व्यंजना स्थूल ही नहीं सूक्ष्म रूप में भी होती है। यानी जो चीज आपने देखा है उसको आप केवल बड़े बड़े में नहीं, बल्कि जो भी अंतर सूक्ष्म तरीके से देखेंगे कि आंखें बिल्ली के आंखों की तरह हैं या फिर पुतली काली है। आंखें भी तो कई तरीके की होती हैं, भूरी आंखें। मान लीजिए आप ऐश्वर्या राय का बना रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आंखों को आप
किस तरीके का कर देंगे, बताएंगे ना। भूरी आंखें, जब आंखों को देखेंगे तभी, नहीं तो पता चला कि आप बता दिए कि उनकी काली काली आंखें, तो फिर आप ठीक से सूक्ष्म रूप से उसको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे। ठीक है, आपने उसको ठीक से देखा ही नहीं। तो केवल बड़ी बड़ी चीजों का नहीं, बल्कि जो सूक्ष्म चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। शब्द रेखाओं से चित्र रचना की जाती है, यानी कि शब्दों के माध्यम से ही चित्र खींचा जाता है। पाठक को अपनी कल्पना के अनुसार इस शब्द रेखा में रंग भरने का अवसर प्राप्त रहता है। यानी कि जो पाठक है, वो रेखा चित्रकार, जो साहित्यकार है, उसकी कल्पना से अपनी कल्पना को भी जोड़ते हुए जो रेखा चित्र रंग विहीन थे, रंग उसमें नहीं भरा गया था, लेकिन पाठक अपनी कल्पना के माध्यम से चाहे तो उसमें रंग भी भर सकता है। इस तरीके की रचना होनी चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अगली विशेषता है, यथार्थ को सजीवता प्राप्त रहती है और लेखकीय कल्पना से यथार्थ को आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी कि जो रेखा चित्रकार होता है, वो एकदम सच्ची घटना को प्रस्तुत करता है, उसमें कल्पना का समावेश कहीं होता ही नहीं। बस कल्पना वो करता है कि इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए कि चीजें एकदम से सही रूप में उभर कर सामने आ जाए और उसको आकर्षक भी बनाया जाए। तो ज्यादा विशेषताएं नहीं थी, 4 विशेषताएं थी। तो अगर 50 शब्दों में आ जाए, 125 शब्दों में आ जाए, 200 में आ जाए, 250 में आ जाए, तो आप हर तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को लिख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आपने रेखा चित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और अपने कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।